नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे थे और 2 टेस्ट पीछे कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट है विजन आईएएस का 2025 प्रीलिम्स के लिए और ये भूगोल का जो है आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। आज हम इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर, और बाकी बचे हुए जो 50 क्वेश्चन होंगे वो कल यानी कि नेक्स्ट डे जो है 50 क्वेश्चन कर लेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको इसका सोल्यूशन जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कुछ नदियाँ दी हुई हैं, इनको कह रहा है कि उपयुक्त नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र में भारत में का घटता हुआ क्रम में जो है इनको लिखना है। सबसे बड़ा अगर आपको देखने को मिलेगा गंगा, कावेरी और गोदावरी में, तो सबसे बड़ा आपको इसमें देखने को मिलेगा गंगा का। तो गंगा का अगर देखा जाए जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो जल ग्रहण क्षेत्र वह भूमि होती है जहां पर वर्षा होने पर जल एकत्र हो जाता है, यानी कि जहां का वर्षा होने पर जल एकत्र हो जाता है और प्रायः यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा होता है। जैसे जैसे जल भूदृश्य पर प्रवाहित होता है या धाराओं का परिवर्तित हो जाता है, नीचे मृदा में अपना मार्ग बना लेता है और अंततः नदी में समा जाता है। यानी कि नदी जहाँ का भी पानी एकत्रित करती है अपने में, उसे को बोलेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें आपको जल ग्रहण क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो वो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो गंगा का देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर पे गंगा हो जाएगी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गोदावरी का, गोदावरी हो जाएगी 2 नंबर पे, और इसके बाद जो है आपको कावेरी का देखने को मिलेगा 3रे नंबर पे। तो सबसे बड़ा हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 2, 1, 3, 2 जो भी ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको कमेंट में करना है कि जो टॉप 5 हमारे यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से नदियाँ हैं उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ज़्यादा हम यहाँ पे पहले बता दें, आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन एक कह रहा है भारत में अधिकांश बड़े पत्तन इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट है। तो कह रहा है कि बताना है कि कौन सा सही है, क्या कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि भारत के अधिकांश बड़े पत्तन इसके पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित हो, तो बिल्कुल इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं, क्योंकि जो है भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट का एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंबई के तट पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ है सबसे चौड़ा देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई लगभग आपको 350 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि ये डूबा हुआ हिस्सा है, यानी कि पश्चिमी तट जलमग्न तट है, यहाँ पे आसानी से जो है वाहन जहाज जा सकते हैं और इनका जो है व्यापार यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है बंदरगाह का संचालन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दोनों कथन सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोक बोरोक पद संबंधित है। तो कोक बोरोक शब्द अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये जो है कोक बोरोक जो है एक परिच्छद जो है होता क्या है कि ये त्रिपुरा जो है वहाँ की एक लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो त्रिपुरा में पाई जाने वाली जो है एक भाषा देखने को मिलेगी, जनजातीय भाषा देखने को मिलेगी कोक बोरोक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला जो उत्तर पूर्व की जनजातीय भाषा से संबंधित देखने को मिलेगा कोक बोरोक पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। एक तरफ मरुस्थल दिए हुए हैं, एक तरफ महाद्वीप, कह रहा है कितने सही है। कालाहारी मरुस्थल क्या अफ्रीका में स्थित है? नामीब मरुस्थल क्या दक्षिण अमेरिका में उपस्थित है? मोजावे मरुस्थल क्या उत्तरी अमेरिका में उपस्थित है? कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो अगर आपको देखा जाए कि कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में उपस्थित है, तो ये बात आपको जो है बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। जो है कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पे उपस्थित है, तो ये आपको जो है अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो नामीब मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये भी कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में है। तो ये कथन जो है इसका गलत है। मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो हाँ बिल्कुल ये कैलिफोर्निया के पास इलाका जो है वहाँ पे दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और नवादा के बीच में आपको देखने को मिलेगा इसको मोजावे मरुस्थल। तो ये बिल्कुल सही है, 2 कथन इसके सही मैच है, तो केवल 2, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सुनामी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। भूकंप और जो कह रहा है कि सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ये एक प्रकार के भूकंप है जिनका अधिग्रहण अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर होता है। ठीक है,
दूसरा कह रहा है तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कथन कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक जो है ना तो दो सही हैं। ठीक है, तो जो सुनामी जो है अपने आप में भूकंप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सुनामी जो है भूकंप का एक रूप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुनामी जो है अपने आप में भूकंप का रूप नहीं है, भूकंप का जो है प्रोडक्ट आप एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, भूकंपी तरंगों का एक तरीके से परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो नहीं, सुनामी जो है, सुनामी की तरंग जो है गहरे सागर की तुलना में उथले महासागरीय जल में धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेगा कि जो कथन दो है ये सही है, तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितनी कम गहराई होगी ऊंचाई उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा सही कथन हो जाएगा। तो केवल दो सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से होता है। यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वत की श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है हुई संगमरमर की चट्टानों में एक मनोहर महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। उपर्युक्त विवरण किस नदी के बारे में किस नदी से संबंधित है? चेनाब नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी और महानदी। तो जो ऊपर यहाँ पे बताया गया है ये नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहा है, जो कि कहाँ से, अमरकंटक के पठार से निकलती है। आपको बताना है चेनाब की नदी कहाँ से, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तापी नदी कहाँ से निकलती है और महानदी कहाँ से निकलती है, इनके बारे में आपको बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फटाफट हम पहले ही आपको बता देंगे, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा डिस्क्राइब कम करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो है काफ़ी दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाया है, एक वीक प्रॉब्लम्स की वजह से, तो अभी हम इसको थोड़ा जल्दी से कवर कर लेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से जो है कवर कर देंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है सवाना जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है सवाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है, क्या ये सही है? दूसरा कथन कह रहा है सवाना वन अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के मध्य विद्यमान होते हैं। तो पहला कह रहा है कितने सही है पूछ रहा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पहला कथन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो अधिकतम तापमान होता है वो सवाना क्षेत्र में जुलाई और अगस्त महीने में देखने को मिलता है, ना कि जून और मई में। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन अगर आपको देखने को मिलेगा तो होता क्या है, जो सवाना जो है क्षेत्र है ये क्या होता है, अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भाग, ठीक है, तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होगा पश्चिमी सीमांत और यहाँ पे होगा आपको पूर्वी सीमांत, बदल दिया गया है आपस में। तो ये बात आपको यहाँ पे देखने को गलत मिलेगी, ये कथन भी गलत है, तो दोनों गलत हैं, तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो एक आने वाला है विभिन्न जलवायु और घास के मैदानों पे, वनस्पतियों पे, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा, उससे आपको इसको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस पर विंड लैपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है यह दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले आर्द्र भूमि, कह रहा है यह दलदल और इसी तरह के ताजे जल वाले आर्द्र भूमि पर्यावरण में पाया जाने वाला एक पक्षी है। यह भारत का देशज पक्षी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो सही कौन से हैं? देखो होता क्या है कि भारत का जो वारंगल इलाका है इसमें पहली बार क्या किया गया, अफ्रीकी भूमध्य सागरीय वेडर पक्षी को देखा गया। ठीक है, क्या हुआ, वेडर पक्षी को देखा गया। इसे इस पर विंग्ड लैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को और क्या बोलते हैं, वेडर पक्षी भी बोलते हैं। तो इसको भारत में पहली बार देखा गया था। ठीक है, इसको भारत में पहली बार देखा गया है और ये भारत का देशज पक्षी नहीं है, ये पाया कहा जाता है अफ्रीकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कथन तो आपको गलत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो पहला है ये बिल्कुल सही बात है, ये आर्द्र भूमि पर्यावासियों में पाया जाता है, ताजे जल वाले और दलदली भूमि में। पहला कथन सही है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन है, तापीय व्युत्क्रमण के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कह रहा है शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात तापमान व्यतिक्रमण की घटना में मदद करती है। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्यतिक्रमण होना सामान्य है। पहला कह रहा है सही कितने है, पूछ रहा कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। पहला जो यहाँ पे कथन है शीत ऋतु की मेघविहीन लंबी रात तापमान व्यतिक्रमण की घटना में निर्माण में मदद करती है, तो बिल्कुल ये सही बात आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात अगर बात किया जाए कि जो है जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्यतिक्रमण होना सामान्य बात है, लेकिन ये जो यहाँ पे कथन दो दिया हुआ है कि पर्वत घाटियों में जो वर्ष भर होता है, तो वर्ष भर यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ष भर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, कुछ ही समय में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कथन आपको गलत देखने को मिलेगा। दूसरा तो पहला का एक सही है, तो एक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश जो है पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी है। ठीक है, क्या ये सही है? देखते हैं। दूसरा कह रहा है देशांतर जो है प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है। कथन कर रहा है कौन कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। जो पहला कथन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सही नहीं है। कह रहा है कि एक्चुअल में होता क्या है कि अक्षांश जो है भूपृष्ठ पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापी जाती है, पृथ्वी की केंद्र से मापी जाती है, ना कि भूमध्य रेखा से। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी की सारी होती क्या है, ये जो अक्षांश रेखा, ये देशांतर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा के समानांतर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी बात आपको देखने को सही मिलेगी। तो ये यहाँ पे भूमध्य रेखा नहीं होगा, यहाँ पे होगा पृथ्वी का केंद्र, तो ये कथन आपको गलत देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा देशांतर जो है प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी होती है, तो ये कथन सही देखने को मिलेगा आपको। दूसरा सही है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में लाल एवं पीली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इसका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। दूसरा कह रहा है मृदा का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है। कौन से कथन सही है पूछ रहा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेगा लाल मिट्टी के बारे में, पीली मृदा के बारे में, तो दोनों कथन यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है। और दूसरी बात, इसका लाल कलर ही इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है लोहा पाया जाता है, इस वजह से। तो एक और दो दोनों सही है, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसके बारे में हम पूरी तरह से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें पूरी तरह से आपको समझा देंगे कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एस प्रकार की जो जलवायु है ये क्या कहाँ पे देखने को मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है एस प्रकार की भारत में जो जलवायु देखने को मिलेगी, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा, ना कि भारत का पश्चिमी तट। तो ये तो मिला हुआ नहीं है। दूसरा जो है ई प्रकार की जलवायु, यानी कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ई को हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो ये कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है एडब्ल्यू यानी कि होता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग है आपको देखने को मिलेगा एडब्ल्यू प्रकार की मिलती है, ना कि राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग, ये भी गलत है। दूसरा है CWG, यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश। तो यहाँ पे जो गंगा का मैदान है बिल्कुल सही मिला हुआ है CWG। तो दूसरा और चौथा सही मिला है, तो केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करा यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु तो एक वार्षिक सम्मेलन है। इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा की जाती है। कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो।
अगर रायसीना डायलॉग की बात किया जाए तो ये भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है 1 वर्ष में। तो ये बिल्कुल सही कथन देखने को मिला। लेकिन जो दूसरा कथन है कि इसकी मेजबानी जो है नीति आयोग करता है, तो नहीं, इसकी जो मेजबानी करता है वो विदेश मंत्रालय और साथ में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर करते हैं। तो दूसरा कथन इसका गलत है, केवल एक सही है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा को उनके उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे भारत में सबसे ज्यादा मृदा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन ए और डी है जिसमें काली मृदा को सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप देखने को मिलेगा क्या काली मृदा ज्यादा पाई जाती है या लाल मृदा ज्यादा पाई जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा लाल मृदा जो है ज्यादा पाई जाती है देखने को। तो इसमें जो है जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा बता रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। तो आपको देखने को मिलेगा जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी भारत में। ठीक है, लगभग 40% के आसपास देखने को मिलती है, और लाल मृदा आपको लगभग 18.5% और वहीं पे काली मृदा 15% और बाकी की जो पीठ भूमि दलदली मृदा है ये 10% आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे भूकंप के बारे में, भूकंपी तरंगों के बारे में क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कथन एक है एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र की तुलना में वृहत होता है। ठीक है, कथन दो कह रहा है एस तरंगे द्वितीयक तरंगे होते हैं और कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती हैं। कौन सा कथन सही है? कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है और दोनों सही है। ठीक है, बी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। आप लोग को इसको ऑप्शन पता है। तो कथन एक अगर देखा जाए कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में बृहत होता है, ये बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो पी तरंगे होती हैं ये सभी माध्यमों में नहीं चल पाती, ये केवल ठोस माध्यमों में चलती हैं। तो जहां पे भी द्रव मिल जाता है तो वहां से ये गुजर नहीं पाती और इनका छाया क्षेत्र जो है कम देखने को मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो कारण दिया है कि एस तरंगे द्वितीयक तरंगे होती हैं और कुछ अंतराल के बाद धरती पे पहुंचती है, बात तो सही है, दोनों सही कथन है, लेकिन जो एक कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? ठीक है, कह रहा है कि कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन, उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं इसकी वजह से जी बिल्कुल पूरी तरह से जो है हमारे यहाँ पे ठंड देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ठंडी पवनें आती हैं और कहीं ना कहीं बारिश, पाला, कोहरा ये सब पड़ने लगता है। दूसरा कह रहा है पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन। तो जो पश्चिमी या फिर पूर्वी जेट प्रवाह है ये इसका जो है मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ना कि शीत ऋतु में। इसके शीत ऋतु में ठंडी से जो है इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसको हम लोग जब बारिश वाला मानसून सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, तो ये गलत बात है। और तीसरा कह रहा है यह उत्तर भारतीय क्षेत्र को महाद्वीपीय अवस्था जो है ये भी कहीं ना कहीं जो है जो भारत की है स्थिति जो है बिल्कुल ये तो प्रभावित करेगी, ये भी सही है। तीसरा, एक और तीन सही है, तो केवल सी आंसर हो जाएगा इसका देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने को मिलेगा पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है। कुछ यहाँ पे सबसे पहले देख लो नीचे, उपर्युक्त द्वारा निम्नलिखित आकृतियों में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? प्लाया, रेत के डिब्बे, पेडिमेंट, पदस्थली। तो कह रहा है कि होता क्या है, ये पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है जहां अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों में लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है बात कर रहा है प्लाया के बारे में। प्लाया मरुस्थलों में पाए जाने वाली प्रमुख क्या होती है? स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह क्या होता है? शुष्क वनस्पति रहित समतल क्षेत्र होता है तथा वह अपवाह विहीन मरुस्थलीय
बेसिनों के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है। यह बेसिन जो है पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है। यहाँ पर मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों में लगातार लाए हुए अवसाद जो होते हैं उनके जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाया के बारे में आप लोग थोड़ा सा जो है डिटेल्स ले लेना स्थलाकृतियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रेत के टिब्बों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। क्या ऐसा सही है? तो मैं बरखान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बरखान जो है ऐसी जगह में बनेगा जहां पे पवनों की गति और उनकी दिशा स्थिर होती है, ना कि बदलती रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और बरखान के बारे में अगर मैं कुछ डिस्क्राइब करूं तो ये अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे होते हैं और भुजाओं का, इनकी जो भुजाएं होती हैं उनका निर्माण पवनों की बहने की दिशा के विपरीत होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये कथन तो आपको गलत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गति बदलती रहती है, नहीं, गति स्थिर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती नहीं, बाधा नहीं डालती है। ये जो है अपरदन को रोकते हैं। पौधे तथा वनस्पति टिब्बों के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि क्या करते हैं, रेत के कणों को अपनी जड़ प्रणालियों के माध्यम से बांधे रहते हैं और स्थिर रखते हैं उनको। ठीक है, तथा रेत के अपरदन को रोकते हैं और टिब्बों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ये बात याद रखना है आपको, ना कि ये जो है बाधा डालते, ये गलत बात है। ठीक है, रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा के समकोण में नहीं होता है। क्या ये बात सही है? तो अनुप्रस्थ टिब्बे, जिनको हम लोग ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं, प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। तो ये गलत बात भी आपको देखने को मिलेगा। जो अनुप्रस्थ टिब्बे होते हैं ये बनते हैं समकोण पे, तो कोई सही नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। काष्ठ भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है काष्ठ क्षेत्र में धरातली जल का अपवाह बहुत कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जो काष्ठ क्षेत्र होता है यहाँ पे धरातली जल का अपवाह बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट, ठीक है, दोनों काष्ठ स्थलाकृति के निक्षेपणात्मक स्वरूप हैं। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा स्टेलेक्टाइड, ये आपको अपरदनात्मक जो है देखने को मिलेगा, ये अपरदन से बनता है। ठीक है, ये अपरदन से बनता है। वहीं पे स्टेलेग्माइट जो है ये किससे बनता है? ये निक्षेपण से बनता है। तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो इसलिए ये कथन सही हो जाएगा, केवल एक सही, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर अमेरिका में ग्रैंड कैनियन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सी नदी? कोलोराडो नदी जो है, इसके द्वारा जो है ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है उत्तर अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है नई मृदा जो है, नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है। दूसरा कह रहा है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की एक विशिष्ट विशेषता देखने को मिलेगा। ठीक है, विशिष्ट विशेषता देखने को मिलेगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो आपको देखने को मिलेगा, जो नई मृदा होगी ये मूल मृदा यानी कि मदर रॉक जो है उसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा, तो बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है, तो ये गलत आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मृदा जो है ठंडे टुंडा क्षेत्र की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये गलत बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि ह्यूमस का संचय जो है उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की एक विशिष्ट विशेषता देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। उप आर्कटिक जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे जो है मृदा की एक विशिष्टता देखने को मिलेगी, ह्यूमस इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। 1 और 3 यानी कि 2 कथन सही है, तो केवल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश पर देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाली रेखा को समताप सीमा कहते हैं। तीसरा कह रहा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन, कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3। यहाँ पे जो पहला कथन देखने को मिलेगा कि क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पाई जाती है, तो ये बात आपको देखने को गलत मिलेगी। यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक देखने को मिलेगी, ना कि 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये कथन आपको देखने को गलत मिलेगा। दूसरा कह रहा है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाली क्षेत्र को समताप सीमा नहीं क्षोभ सीमा कहा जाता है, ये कथन भी आपको देखने को गलत मिलेगा। तीसरा कह रहा है आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर है, तो बिल्कुल मध्य मंडल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मध्य सीमा वहां पे उपस्थित। तीसरा सही है, तो केवल सी यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। किसी पुस्तक के बारे में नहीं, यहाँ पे चित्रकला शैली के बारे में क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सुबिका प्रसिद्ध सुबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास के गहन रूप से जुड़ी है? मैतेई, मुंडा, कुकी, नागा। तो ये जो है मैतेई जनजाति से जुड़ी हुई है, इसको आप लोग ये याद रखेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें यह अपनी 6 जीवंत पांडुलिपियों शुबिका अचौबा, शुबिका लाइशावा, शुबिका चौदिक और शुबिका चेथिल और जो है थेंगराखेल शुबिका के माध्यम से अस्तित्व में है अभी तक। ठीक है, इसको जो है काफ़ी पुरानी आपको संस्कृति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखेंगी। एक तरह से ये है चित्रकला शैली देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो है ज़्यादा उपयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया जाता था। ये आप लोग जो है करंट में देख लीजिएगा जो है इसको। ठीक है, तो सी ए इसका आंसर हो जाएगा मैतेई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर है, क्या है? कह रहे हैं कि बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि बाप्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी ज्यादा न्यूज में था, आपने पढ़ा होगा इसको। यह आबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। दूसरा कह रहा है यह मंदिर को स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित किया गया है, जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। अगला कह रहा है मंदिर के पास 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं। कितने कथन सही? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। इसमें जो तीनों कथन आपको देखने को मिलेंगे, ये तीनों कथन सही हैं और इसका आंसर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है स्थानीय समय और मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है। दूसरा कह रहा है किसी देश की मानक यामी उत्तर पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं। कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जो देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है किसी देश की मानक यामी उत्तर पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं, तो बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, देख लेते हैं। कह रहा भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। क्या कथन एक सही है? दूसरा कथन देखेंगे 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तीसरा कह रहा है हाल ही में भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया यानी पश्चिम बंगाल, सुल्तानगंज यानी बांग्लादेश नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो कथन 2 है कि FTA कर रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमने ऐसा कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है बांग्लादेश के साथ। और तीसरा कथन जो कह रहा है कि गंगा नदी पर जो है पश्चिम बंगाल और सुल्तानगंज यानी बांग्लादेश के नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया, ये सही बात देखने को
मिलेगी। यहाँ पे सही है ये, तो इसका 2 सही है, तो केवल 2 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्टल स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बोर्टल स्केल जो है इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका उपयोग जो है एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश संदूषण का स्तर मापने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो है आपको देखेंगे ये जो है रात्रि में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो है प्रकाश प्रदूषण जो रात में होता है उसके बारे में जो है बात की जाती है। उज्बेकिस्तान में जब COP14 हुआ था, आपने देखा होगा, कौन सा ये COP14 जो हुआ था अभी, ठीक है, तो उसमें से जो है इसके बारे में बात की गई थी, इसके बोर्टल स्केल के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश प्रदूषण से रिलेटेड है बोर्टल स्केल, तो याद रखेंगे 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से किन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि मांडवी, क्या मांडवी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जो मांडवी नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। दूसरी करें पंबा, तो पंबा नदी भी पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलती है कि निकलती है। ठीक है, और तीसरा करा ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी का जो उत्पत्ति है ये राउरकेला के प्रमुख औद्योगिक शहर के निकट जो है दक्षिण कोयल और शंख नदियों के संगम से होता है। ठीक है, जो है कि इसका उद्गम झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा के पास है, ना कि देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट। ठीक है, और सुबनसिरी नदी जो है ये तो आपको देखने को मिले तिब्बत से निकल के आती है, ये भी जो है गलत देखने को मिलेगा। तो 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पृथ्वी के वायुमंडल की बात यहाँ पे करेगा कि लघु तरंग दैर्ध्य वाला सौर विकिरण, लघु तरंग दैर्ध्य वाला पार्थिव विकिरण, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला पार्थिव विकिरण, प्रकीर्णित और सौर विकिरण। तो आपको जानने को मिलेगा कि जो हमारा वायुमंडल है ये सबसे ज़्यादा किससे गर्म होता है? जो हमारी अर्थ के द्वारा जो है हमारी पृथ्वी के द्वारा लॉन्ग वेव जो है यानी कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती है उसके बारे में बात किया जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शाहपुर कंडी बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, शाहपुर कंडी बैराज जो आपको देखने को मिलेगा ये रावी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हुआ क्या था इसमें जो है शाहपुर कंडी बैराज का जब निर्माण हो रहा था रावी नदी पर, तो पाकिस्तान की ओर जल का जो प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है, इस वजह से ये न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो इसकी अगर आधारशिला देखा जाए तो 1995 में रखी गई थी शाहपुर कंडी बैराज की, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है कहाँ पे शाहपुर कंडी बैराज, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना है। तो रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मानसून के बारे में क्वेश्चन है, इंडियन मानसून से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नीचे पढ़ लेते हैं कि नीचे क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क रहने की उचित व्याख्या है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में वो रीजन पूछ रहा है। कह रहा है कि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर पड़ जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल आपको सही देखने को मिल जाएगी। दूसरा कह रहा है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, तो ये भी बात सही देखने को मिल जाएगी। तीसरा कह बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का इससे कोई रिलेशन नहीं है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा, तो केवल ए इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी प्रकृति की होती हैं। दूसरा कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं जबकि हिमालयी नदियों में नदी विसर्प देखने को मिलते हैं।
कह रहा है कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे पहला कथन जो है हिमालयी नदियां बारहमासी होती तो बिल्कुल, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी प्रकृति की होती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियां जो है सामान्यतः सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि हिमालयी नदियां जो है नदी विसर्प के माध्यम से बहती हैं। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में यहाँ पे बात की गई, सबने रट रखा है। तो यहाँ पे क्या गुजरात से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल गुजरात से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ से जाती है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ से जाती है। त्रिपुरा से जाती है, तो बिल्कुल त्रिपुरा से जाती है। मणिपुर से जाती है कि नहीं जाती है, नहीं, मणिपुर से नहीं जाती है, मिजोरम से जाती है। बात याद रखना, 4 हटा दो, बाकी सब सही है। 1, 2 और 3 सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कितने भारत में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में बात की गई है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, क्या ये हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो बिल्कुल पश्चिमी घाट जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय भी आपको देखने को मिलेगा, जैव विविधता जो है हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। इंडो बर्मा वाला इलाका जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है सुंडालैंड, ये भी सुंडालैंड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है तराई द्वार, क्या ये तराई द्वार है, तो नहीं, ये नहीं है, और तीसरा नहीं। 1, 2, 4, 5 सही है, तो बी इसका आंसर होगा। केवल 4 सही है इसके आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है अंडमान द्वीप जो है द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल है, यानी कि 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। क्या यह बात सही है? अगला कह रहा है ये द्वीप अंतः समुद्री पर्वतों के जल सतह के ऊपर निकले हुए भाग या शिखर हैं। अगला कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो बिल्कुल जो अंडमान और निकोबार है इसको कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ये जो है द्वीप, अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं ये समुद्री पर्वत है उनका उठा हुआ भाग है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये हिमालय का ही पार्ट है जो कि समुद्र के ऊपर निकल आए हैं, तो ये बात सही है। तीसरा कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो बिल्कुल आप देखते होंगे तो ये किधर स्थित है? इधर स्थित है, यहाँ पे, तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो सही है। तीनों कथन सही है इसके, तो सभी 3 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। यहाँ पे थर्मोहेलाइन संचरण के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है थर्मोहेलाइन परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता और घनत्व में प्रचंडता से परिवर्तित करता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। तीसरा कह रहा है सतही महासागरीय जल की गति से ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम स्थानांतरण होता है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला कथन देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो ठंडा सघन जल का नीचे की ओर संचरण होता है और यह एक बार जब सतह से हट जाता है तो इसका तापमान और लवणता अपरिवर्तित रहती है। इसलिए यह थर्मोहेलाइन परिसंचरण के अंग के रूप में संपूर्ण महासागर में संचरण करते समय एक जैसी विशेषताएं बनाए रखता है, ना कि इनका जो है घनत्व, लवणता, ये सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। तो ये कथन गलत है। दूसरा देखने को मिलेगा जो थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के मध्य जल का प्रवाह धीमा हो जाता है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण के एक चक्र को पूर्ण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि तेजी हो जाती है, तो नहीं, ये धीमा हो जाता है। ठीक है, थर्मोहेलाइन की वजह से। अगला कह रहा है सतही महासागरीय जल की गति से
ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य का अधिकतम स्थानांतरण होता है, तो नहीं, ये न्यूनतम देखने को मिलेगा। ये भी गलत बात आपको देखने को मिलेगी, कोई भी सही नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूसी नदी के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दूसरा कह रहा है विशाखापट्टनम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। कह रहा है केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही हैं, ना तो एक ना तो दो सही है। तो अगर मूसी नदी की बात किया जाए तो ये मुख्यतः क्या है, तेलंगाना में प्रवाहित होती हैं और कृष्णा नदी की सहायक नदी देखने को मिलती है, तो कथन एक तो इसका सही है। दूसरा कथन देखा जाए तो मूसी नदी के किनारे विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये कथन आपका गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। इसके पहले आप जो है कितने सही नहीं है ये पूछ रहा है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय क्षेत्र की, तो ये कथन गलत है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना है, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल, इसको जो है मत्स्य पालन क्षेत्र है, इसको कहीं ना कहीं लोग ऑफिशियल करेंगे या फिर औपचारिक बनाएंगे, ये बात भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, औपचारिक बनाएंगे। अगला कह रहा है यह योजना मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यम, सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में संलग्न अन्य संस्थाओं को लक्षित करती है। बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी, केवल इसका एक कथन गलत है, तो इसका गलत ही पूछ रहा तो केवल एक इसका आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि भैया ये कौन सी नदी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। ठीक है, कह रहा यह पूर्ववर्ती नदी है, सिक्किला दर्रे से होकर बहती है। कौन सी नदी है? सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, ये देखने को मिलेगा आपको जो है सतलज नदी देखने को मिलेगी। सतलज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि राक्षस ताल के पास से निकलती है, सिक्किला दर्रा से होकर बहती है, पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर जो क्वेश्चन है ये भूगर्भिक तरंगों के बारे में क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। भूगर्भिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है पी तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। तीसरा कह रहा है एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन यह ठोस और गैसीय पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। तो कथन एक जो है आपको देखने को मिलेगा कि अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, तो ये यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। धरातली तरंगे जो है धरातल के साथ साथ चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भूगर्भिक तरंगों के बारे में थोड़ा सा बात हो रही है, हम लोग इनको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथन एक आपको जो देखने को मिलेगा ये सही देखने को मिलेगा, और कथन दो जो है पी तरंगे सभी प्रकार के माध्यम में चल सकती हैं, आपने देखा होगा, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है एस तरंगे जो है, ठीक है, एस तरंगे कह रहा है एस तरंगे जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, लेकिन ठोस और गैस से, तो ये गैस में भी नहीं चलती हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा गलत है, दो सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कह रहा है कि वाइमर ट्रायंगल पद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, वाइमर ट्रायंगल। ठीक है, तो कह रहा है कि यह ब्रिक्स देशों के लिए संवाद एवं सहयोग का एक मंच है, सीमा पारीय और यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है, परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता को अवशोषित करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण है, प्रशांत क्षेत्र में उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों वाला एक क्षेत्र है। तो आपको वाइमर ट्रायंगल देखने को मिलेगा,
तो ये जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के बीच में एक क्षेत्रीय गठबंधन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो बी आंसर है वो सही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बहिरुष्ण जो है कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि उष्ण केंद्र की उपस्थिति इनकी एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा कह बहिरुष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये स्थल और समुद्र दोनों क्षेत्रों पर उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करते हैं। कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके केंद्र में जो होता है कि हाई प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आपको ये बनते किस लिए? ये वाताग्र की वजह से बनते हैं, ना कि ये प्रेशर वगैरह की वजह से। थोड़ा सा आपको याद रखना, ये वाताग्री प्रकार का होता है, तो ये गलत है। आपको दूसरा देखने को मिलेगा ये स्थल और समुद्र दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये जो है ये जो है समुद्र और स्थल दोनों जगह बन सकते हैं। और तीसरा है कि ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो है तीसरा भी सही है। तो केवल 2 और 3 से ही 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। माउंट विसुवियस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। माउंट विसुवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में उपस्थित है? इटली, स्पेन, आइसलैंड और नॉर्वे। तो आपको विसुवियस जो है बहुत फेमस जो है देखने को मिलेगा। तो विसुवियस जो है इटली में उपस्थित है। कंपानिया के मैदान पर जो है नेपल्स की खाड़ी में उपस्थित है, देखने को मिलेगा। सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो है इटली आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है भौतिक भूगोल के संदर्भ में। प्रेयरी जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रेयरी, ठीक है, तो आपको अंटार्कटिका से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया। तो प्रेयरी जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? तो ये जो है उत्तर अमेरिका में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका बी आंसर जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे पढ़ लेते हैं। कह रहा है उपयुक्त पठारों में से कौन से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं? ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन से हैं और कौन से नहीं है। मेघालय का पठार क्या इसका हिस्सा है? तो बिल्कुल मेघालय का पठार आपको जो देखने को मिलेगा ये जो है इसका हिस्सा देखने को मिल जाता है। ठीक है, कार्बी एनालॉग का पठार क्या इसका हिस्सा है? तो हाँ, कार्बी एनालॉग का जो पठार है ये भी जो है देखने को मिलता है कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा। ठीक है, अगला कह रहा है रांची का पठार। तो रांची का पठार जो है इसी का हिस्सा देखने को मिलेगा। मेघालय कार्बी एनालॉग का पठार और जो ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ आपको ये जो है यहाँ वाला जो है आपको देखने को मिलेगा इलाका, इनको अलग कौन करता है? तो मालदा गैप के बारे में आप जो है देखने को मिलेगा, मालदा गैप से अलग हो जाते हैं। तो तीनों सही हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी के संदर्भ में क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखियों का वितरण जो है पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण के समानता रखता है। ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। क्या बताइए ये सही है या गलत है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कथन 2, ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट पर ही सीमाओं पर उत्पन्न होते, तो ऐसा नहीं है। भूकंप कहीं पर भी आ सकता है, अपसारी, अभिसारी कहीं पर भी आ सकते हैं। तो ये कथन 2 तो इसका जो है गलत देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ज्वालामुखी का वितरण जो है पृथ्वी के भूकंपों का वितरण के समान रखता है, तो बिल्कुल भूकंप मिलेगा। ज्वालामुखी जहाँ पे मिलेगा वहाँ भूकंप तो आएगा ही, आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देख लेते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी चर्चाओं में है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के उद्देश्य से की गई है। बिल्कुल, ये बॉन्ड जो है भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्या इनको भारतीय स्टेट बैंक जारी करती? तो नहीं, इनको जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनको आरबीआई
जारी करती है, तो जो है एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। इनको देखो, ये जो है इनको जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है यानी कि लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ करके जो भी वाणिज्यिक बैंक है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, नामित डाकघर हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इनके द्वारा जो है डायरेक्ट बेचा जा सकता है। छोड़ा किसको जाएगा? लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इनमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, पेमेंट्स बैंक, लघु वित्त बैंक और जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सामान्यतः जलोढ़ मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किंतु इसमें पोटास की कमी होती है। दूसरा कह रहा है इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं सही पूछ रहा है। तो पहला जो है सामान्यतः जलोढ़ मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नहीं, इनमें जो पोटास है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये गलत बात है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बालू की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पे आपको ये कथन भी जो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलेगा कि गलत है। ठीक है, ये भी सही नहीं है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे बालू की मात्रा जो है घटती जाती है। क्या ये बात सही है? देखते हैं एक बार फिर से, मैं देख लेता हूँ, इसको रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये भी गलत है क्योंकि पश्चिम से पूर्व जाने पे घटती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पशु प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उष्ण आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या ये बात सही देखने को मिलेगी? दूसरा कह रहा है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से दलदली और कीचड़ी युक्त भूमि पर पाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उष्ण आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो सही बात है। दूसरा कह रहा है सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से दलदली और कीचड़ युक्त भूमि पर पाया जाता है, सही है। तीसरा कह रहा है जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। सभी तीन सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बचे हुए क्वेश्चन करवा देंगे। इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, कहाँ? टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा भारतीय खाद्य निगम FCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा कह रहा इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थों की खरीद, भंडारण, वितरण, परिवहन, बिक्री आदि शामिल है। तीसरा कह रहा है हो गया। कह रहा है कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो बिल्कुल यहाँ पे जो पहला कथन है कि यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सही बात देखने को मिलेगी। इसकी जिम्मेदारियों में खाद्यान्न का और अन्य जो आवश्यक पदार्थ हैं उनकी खरीद, भंडारण, वितरण, परिवहन, बिक्री सब सम्मिलित हैं। दूसरा भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने जल्दी करवाने की कोशिश किया है जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप लोग इसको जो है प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप लोग को PDF मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम टाइम पे बाकी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।